हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या है भाई? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वी विल बी गिवन वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लीव्स लेते हो, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो उनमें से उनका जूस निकालने की, कुछ लिक्विड निकालने की, तो जो भी निकलेगा उससे वो क्या हो जाता है? एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब है किसी भी बहुत बड़ी चीज में से उसका एक हिस्सा निकालना। दैट इज व्हाट एन एक्सट्रैक्ट मीन्स। तो आपके चैप्टर में इतनी बड़ी जो स्टोरी गिवन है अबाउट लेंचो, उस स्टोरी में से अगर कोई भी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट स्टोरी। और उस एक्सट्रैक्ट पे ही बेस्ड आपको अगर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो हो जाएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? तो जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे बेटर होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, उनसे ईजिया होते हैं और बहुत ही बोल सकते हो फन लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि इनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी आते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर गलती से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, आपको अगर चैप्टर के हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हम लेटर टू गॉड देख रहे थे तो हमने लाइन बाय लाइन समरी हर एक वर्ड का मीनिंग इसीलिए डिस्कस किया था ताकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड मिले तो आप वहां पर रुक ना जाओ। ठीक है, उसी स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ एंड देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर जो आप फेस करो अपने एग्जाम्स में। क्लियर? इसीलिए हर एक चैप्टर में हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोशिश यही करो कि उन वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी ढूंढो ताकि आपकी वोकैबुलरी वहां पे भी पॉलिश हो सके और वो वर्ड्स फिर आप अपने राइटिंग स्किल्स में भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अ लेटर टू गॉड जो हमारा चैप्टर है उसमें से हमें कौन सा पहला एक्सट्रैक्ट गिवन है और उस पे बेस्ड एमसीक्यूज हमें क्या दिए। क्लियर? So first extract is read the following extracts carefully and answer the questions that follow। हर किसी में यही फॉलो होने वाला है कि भाई एक्सट्रैक्ट पढ़ो, ढंग से समझो उसको और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो बस एक्सट्रैक्ट के पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ढूंढो। यानी जो पैसेज में कर रहे थे, रीडिंग सेक्शन में कर रहे थे, वो ही यहाँ करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक रीडिंग सेक्शन का ही पार्ट है, राइट? मतलब एग्जाम में नहीं, बट हमें पता है कि रीडिंग किस तरीके से करना है, तो वही होता है। ठीक है, तो आपको प्रोज एक्सट्रैक्ट या फिर आपको जो चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट मिलते हैं वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर। ओके, अभी क्या करना है भाई? अभी तो हमें पूरे पैराग्राफ्स को अच्छे से समझना है, इसीलिए हम लाइन बाय लाइन जो है पैराग्राफ्स को फिर से सीखते हैं। So the house the only one in the entire valley। अब देखो, जैसे ही पैराग्राफ देखोगे ना, पैराग्राफ में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से आया है, राइट? इस चैप्टर का ऑथर कौन है। सिमिलरली हम बात करेंगे जब पोएम की, तो कौन सी पोएम से एक्सट्रैक्ट है और पोएट कौन है, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि ये कौन से चैप्टर का पैराग्राफ है या कौन सी पोएम का स्टैंजा है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो इससे रिलेटेड है बट आंसर जो है रेस्ट ऑफ द स्टोरी या रेस्ट ऑफ द चैप्टर में था, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे ही पैराग्राफ देखते हो या क्वेश्चन पढ़ोगे पहला, तो पैराग्राफ तो देखोगे, तो उससे अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर है या कौन सी पोएम है, तो फिर वो बेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी चैप्टर्स या पोएम्स पढ़ते हो ना, तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन मत पढ़ो, उसे नॉर्मली जैसे एक बुक या नॉवल पढ़ते हो ना, उस तरीके से देखो ताकि आपको पता चले। जैसे ये चैप्टर कितना ब्यूटीफुल है, हमें कितने अच्छे मैसेजेस मिले इससे। ठीक है, अगर कोई चीज को मानते हो या फिर आपको किसी चीज पे फेथ होता है तो कीप कंप्लीट फेथ, राइट? तो ही वो चीज में फेथ आप बोल सकते हो है। अगर 99.99% फेथ है, वो 0.01% भी डाउट है, तो वो डाउट ज्यादा मैटर करेगा, राइट? तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर को पढ़ो ताकि वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपेयर करो। क्लियर? तो पहला एक्सट्रैक्ट जो है हमें पहले ही पता है भाई, अ लेटर टू गॉड से है, जो कि लेंचो की स्टोरी है। सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, लो हिल है यानी हिल्स में घर था, और उसमें जो सबसे लो हिल थी यानी छोटी हिल है, उसके टॉप पे क्रेस्ट पे क्या था? लेंचो का घर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the
फ्लावर्स, और इस हाइट से कोई भी रिवर और जो कॉर्न फील्ड थी लेंचो की वो विद द फ्लावर्स दिखता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो फील्ड कैसी थी जिसका हमेशा एक गुड हार्वेस्ट प्रोमिस्ड होता था, यानी हमेशा अच्छी फसल ही होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, उस वक्त सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, वो था या तो डाउनपोर का मतलब हैवी रेनफॉल, या फिर एक लिटिल शावर, यानी सिर्फ थोड़ी बहुत ही रेनफॉल हो जाती 10 to 15 मिनट्स की भी तो भी बहुत होता। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो लेंचो है जिसको अपने फील्ड्स के बारे में इंटीमेटली यानी बहुत क्लोजली पता था, बिल्कुल बोलते हो हर एक चीज पता होती उसको अपनी फील्ड के बारे में, वो उस दिन क्या कर रहा था, उसने बाकी सब कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज की, और वो था वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई की तरफ देख रहा था, जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड रेनफॉल। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और फिर लेंचो ने वुमन यानी अपनी वाइफ को बोला कि अब मुझे लगता है कि अब थोड़ी बहुत बारिश तो होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, तो जो वुमन यानी जो वाइफ थी लेंचो की, जो सपर यानी डिनर प्रिपेयर कर रही थी, उन्होंने बोला येस गॉड विलिंग, यानी हाँ अगर भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो रेनफॉल होगी। अब देखो, जब आप बुक में ये चैप्टर्स पढ़ते हो ना, आपको करना क्या है फॉर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। देखो अभी तो क्वेश्चंस पता है क्योंकि मैं बता रही हूँ, एग्जाम्स में आपको थोड़ा पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके खुद की प्रिपरेशन रखनी है इस तरीके से कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं रेडी हूँ। कैसे करोगे प्रिपरेशन, हर एक जो पैराग्राफ पढ़ते हो, जैसे ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो आपके लिए न्यू है तो उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स या एटलीस्ट मीनिंग तो ढूंढ के रखो, राइट। दूसरी बात ये जरूर ध्यान में रखो कि भाई यहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो आपको पता ही नहीं होता ये वुमन कौन है, ये लेंचो की सिस्टर है, लेंचो की डॉटर है, मैरिड डॉटर है, राइट, या लेंचो की वाइफ है, आपको नहीं पता होता अगर आप हर एक चीज को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, राइट। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर न्यू वर्ड्स जो है वो क्या है, क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ द हिल। आपको क्वेश्चन ये जो पैराग्राफ है इस चैप्टर में वोकैबुलरी सेक्शन में भी गिवन है, क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ अ हिल, तो हिल का टॉप जो हुआ वो क्या है, क्रेस्ट, ये ध्यान में रखना है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, और कौन सा नया वर्ड दिख रहा है आपको, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट पता होना चाहिए भाई, जो फसल होती है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, डाउनपोर का मतलब क्या होता है, हैवी रेनफॉल, जब भारी बारिश होती है उसको आप बोलते हो डाउनपोर। फिर क्या है नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, बहुत ही ज्यादा करीब से जब जानते हैं अपनी किसी चीज को तो वो होता है इंटीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको, और वुमन कौन है भाई, वाइफ ऑफ लेंचो। एंड फाइनली सपर, ये क्या है, डिनर, सिर्फ खाने को नहीं बोलते सपर सिर्फ डिनर को बोलते हैं, यानी रात के खाने को बोलते हो सपर। क्लियर, यानी हर एक वर्ड हमें पता है, हर एक सेंटेंस का मीनिंग पता है। अब हम रेडी हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे किया गया है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, लेंचो का घर कहाँ लोकेटेड था। ऑप्शन 1 एट बॉटम ऑफ द हिल। तो देखो अगर आपको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है क्रेस्ट हिल, या फिर क्रेस्ट नहीं तो टॉप दिया होगा, राइट, यानी जिसमें टॉप ऑफ द हिल या क्रेस्ट ऑफ द हिल गिवन होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। जहां नहीं गिवन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। अब देखो यहाँ पे हिल तो है बट टॉप का क्या दे दिया, इंटोनिम दे दिया, ऑपोजिट दे दिया है बॉटम, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट एट क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, देखो क्रेस्ट देख के ही आप टिक कर दोगे एग्जाम में, आगे बढ़ोगे ही नहीं, ये गलती नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए मुझे क्रेस्ट, टॉप, हिल, इन तीनों में से 2 वर्ड्स तो चाहिए। अब यहाँ क्रेस्ट तो है बट माउंटेन नहीं होना चाहिए था, हिल होना चाहिए था, इसीलिए क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। टॉप ऑफ द हिल, यस, टॉप का मतलब ही होता है क्रेस्ट और हिल ही था, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एट क्रेस्ट ऑफ अ हाई हिल, देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से फंसाया आपको, जिसने भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं, ऑप्शंस जो है वो क्या है, किस तरीके से आपको फंसाया गया है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, हाई हिल, होना क्या चाहिए, लो हिल। क्लियर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे होता एट क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल तो फिर ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग, लेंचो की वाइफ क्या प्रिपेयर कर रही थी, सपर या फिर इसी को क्या कहोगे, डिनर,
राइट। ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, यानी आपको सपर वर्ड दिया ही नहीं। तो जब तक सपर का मतलब नहीं पता होगा, आप सिर्फ इतना सोचोगे अरे सपर मतलब खाना बना रही थी, तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाओगे वो ब्रेकफास्ट का खाना है, लंच का खाना है, मील है कि स्नैक्स है, राइट। तो सपर का मतलब क्या है, रात का खाना, यानी डिनर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी क्लोजली। कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब वेरी क्लोजली है? अब देखो, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तो क्या करोगे, वेरी क्लोजली पढ़ा, अब सीधे पैसेज में ढूंढने लगोगे कहां पे कौन सा वर्ड है जो वेरी क्लोजली बोलता है। दूसरा तरीका पता है क्या है, ऑप्शंस में देखो वो कौन से ऑप्शन है जो वेरी क्लोजली को बताते ही नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब वेरी क्लोजली है ही नहीं, तो वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर जिन ऑप्शंस में आपको डाउट है वहां जाके पैसेज में देखो और वेरी क्लोजली रखकर पता लगाओ कि क्या आंसर सही है। क्लियर? तो सीधे बस क्वेश्चन देख के पैसेज की तरफ नहीं भागना है, ऑप्शंस भी देख लो कि किस ऑप्शन से मुझे पहले ही सोल्यूशन मिल जाता है क्या, नहीं तो फिर मैं पैसेज में जाऊंगा। अब है क्या भाई, वेरी क्लोजली, ठीक है। पहला वर्ड दिया है सपर, देखो सपर क्या है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है। सपर का मतलब वेरी क्लोजली है क्या, नहीं। डिनर, तो क्या हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट इज इंटीमेटली, यस, इंटीमेटली का मतलब ही क्या होता है, क्लोजली। हमें पता है कि लेंचो न्यू हिज फील्ड वेरी क्लोजली इंटीमेटली, सेम चीज है। नेक्स्ट इज डाउनपोर, भाई डाउनपोर का मतलब क्या होता है, हैवी रेनफॉल, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट। एंड नेक्स्ट इज क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट, यानी करेक्ट आंसर क्या है, इंटीमेटली। अब बताओ पैसेज पे जाके टाइम वेस्ट करने का मतलब हुआ नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन से हमारा काम हो गया। क्लियर? ऑल राइट। What does crest means? क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी बताया है भाई, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, दो चीजें चाहिए, टॉप हिल। क्लियर? पहला दिया है एनी वर्टिकल सरफेस, नहीं भाई, वर्टिकल सरफेस मतलब ऐसा खड़ा सरफेस, ठीक है। टॉप पार्ट ऑफ हिल, देखो टॉप भी आया है, हिल भी आया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बॉटम पार्ट ऑफ द हिल, हिल तो सही है, बॉटम गलत है। एंड एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी लेटा हुआ सरफेस, दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ रॉन्ग आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या है, टॉप पार्ट ऑफ हिल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। जब ये लोग खाना खा रहे थे during the meal, यानी अगर आपको सपर वाले क्वेश्चन में मील भी आता है आंसर तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कि जब सपर की बात हो रही थी यानी खाना खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। और नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा था, huge mountains of clouds, हमें पता है मेटाफर है ये, किस तरीके से यूज किया है कि भाई माउंटेन्स जो होते हैं बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, ठीक है, और हमने उन्हीं की साइज के क्लाउड्स जो है लेंचो को देखा है कि वो देख रहा था, यानी देवर अप्रोचिंग, तो इसीलिए माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बोला गया। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और लेंचो ने क्या किया, वो और किसी रीजन के लिए नहीं बल्कि जस्ट उसको वो जो रेन है उसे अपनी बॉडी पे फील करना था, वो जो खुशी थी कि हाँ भाई फाइनली रेनफॉल हो गया, वही फील करने वो अपने घर के बाहर गया। यानी आपको पूरा पैराग्राफ का मीनिंग तो क्लियर है। अब कौन से वर्ड्स हैं जो आपको प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो पता होने चाहिए। वन इज प्रिडिक्टेड, यानी प्रिडिक्टेड के आपको वर्ड्स पता होना चाहिए, प्रिडिक्टेड, ठीक है। बोल सकते हो फोरकास्ट, ठीक है, क्योंकि हमने फोरकास्ट वर्ड वाला भी देखा था, तो आप यहाँ बोल सकते हो फोरकास्ट भी मतलब है प्रिडिक्टेड का, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज, ह्यूज का पता होना चाहिए, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा, मैसिव, बिग, ठीक है। तो कोई भी वर्ड आ सकता है, सिनोनिम्स तो हो गए, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, यानी इसका उल्टा, स्मॉल, लिटिल, ठीक है, टाइनी, तो ये सब क्या हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट आई डोंट थिंक आपको कोई वर्ड, हाँ ठीक है, डन है। प्लेजर वर्ड भी हो सकता है, प्लेजर आई थिंक सभी को पता है, खुशी, तो प्लेजर से रिलेटेड भी अगर कोई वर्ड आपको आ जाता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What could be seen approaching in the north east? नॉर्थ ईस्ट में क्या दिखा जा रहा था, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकते हो कि huge mountains of clouds were seen approaching in, और फिर आपको डायरेक्शंस दे दे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, और उसमें से चूज करने को दे, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या दिख रहे थे भाई, दिख रहे थे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी हमको ये दिखना चाहिए, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टाइनी माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। भाई टाइनी का मतलब क्या होता है, ह्यूज का उल्टा, तो दिस इज रॉन्ग।
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मिल गया करेक्ट आंसर। मैसिव क्लाउड्स, स्मॉल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फिर आप ऑप्शन सी बोल सकते थे कि सही है, क्योंकि देखो मैसिव मतलब भी ह्यूज और अल्टीमेटली आप क्लाउड्स की बात कर रहे हो तो क्लाउड्स, तो ये ऑप्शन सही होता अगर हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। देख रहे हो बहुत ईजी होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, पता है भाई, टू फील द प्लेजर ऑफ फॉलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। तो क्या है, टू सी द रेन ड्रॉप्स, क्या रेन ड्रॉप्स देखने गया था, नहीं। टू डांस इन द रेन, नहीं भाई। नेक्स्ट, टू फील द रेन ड्रॉप्स, यस। टू थैंक गॉड, नो। तो जिसे नहीं पता होगा ये मीनिंग तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली देख देगा टू थैंक गॉड। अगर ये आपको जो है ऐसी लाइन्स आ जाती जिसकी में लास्ट लाइन जो है मिसिंग है, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाता कि भाई लेंचो बाहर क्यों गया, तो फिर आपको अगर चैप्टर पता ही नहीं है तो आप क्या लिख देते हैं, हाँ चलो थैंक गॉड करने गया होगा, ही वुड हैव गॉन आउट टू थैंक द गॉड, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ही वेंट आउट टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। नेक्स्ट इज गिव एन एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि एंटी, अगेंस्ट, यानी पर्यायवाची की विलोम, विलोम शब्द ऑफ द वर्ड बिग, यानी बिग का उल्टा आपको बताना है। तो फर्स्ट वर्ड है मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, तो मैसिव क्या हो गया, मैसिव तो हो गया सिनोनिम ऑफ बिग। अब आपको पता कैसे चलेंगे ये वर्ड्स, या तो आपको नॉर्मली पता हो, जैसे बिग तो बहुत छोटा सा वर्ड है तो इसके मीनिंग तो आपको पता ही होता है, बट अगर आप हर एक वर्ड के कम से कम 3-3, 4-4 सिनोनिम एंटोनिम देख लो तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज लिटिल, बिग मतलब बड़ा, लिटिल क्या है इसका उल्टा, यस, लिटिल कैन बी अ एंटोनिम। लार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो दिस इज अगेन व्हाट, सिनोनिम। एंड फाइनली ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस चेंज बोलते हैं ना, ट्रिमेंडस यानी बहुत बड़ा, तो बिग ही क्या है इसका सिनोनिम, यानी ये भी क्या है गलत, यानी करेक्ट आंसर इज लिटिल। क्लियर, यानी लिटिल इज व्हाट, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिग। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट, which word in the passage is a synonym of forecast। अब आपको forecast का मतलब ही नहीं पता होगा तो कहाँ से ढूंढोगे सिनोनिम, राइट। क्या करोगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन, नहीं। अब क्या करो, अगर मीनिंग पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई ऑप्शंस रख के देखो कि कौन सा ऑप्शन फोरकास्ट वर्ड जो है उसको, कोई ऐसा वर्ड है जहां पे मैं फोरकास्ट लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, वो आपको देखना है। तो चलिए, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्टेड या प्रिडिक्शन, यानी यहां वर्ड प्रिडिक्टेड जो है वो फोरकास्ट का बोल सकते हो एक सिनोनिम है, राइट। दूसरा तरीका क्या था कि जो भी वर्ड्स गिवन है वहां फोरकास्ट रख के देखो। प्लेजर, टू फील या टू हैव द फोरकास्ट ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखो फोरकास्ट का मतलब नहीं पता तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आए, बट यहाँ अगर हम देखें तो फोरकास्ट ऑफ फीलिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग आंसर। प्रिडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड फोरकास्टेड, ठीक है, जैसे उसने देखा था तो वही चीज है। तो क्या है भाई, प्रिडिक्टेड इज द राइट आंसर। ह्यूज, ह्यूज कहाँ लिखा है यहाँ पर, ह्यूज की जगह फोरकास्ट माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब देखो आपको नहीं पता फोरकास्ट का मतलब तो आपको शायद लग सकता है हाँ भाई ये कोई कहावत होगी, राइट, या फिर ये कोई फ्रेज होगा, बट ऐसा नहीं है। यानी कि जब तक आपको मतलब नहीं पता तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए हर एक वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम ढूंढ के रखो, दिस इज वेरी कंपल्सरी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो हम सॉल्व कर चुके हैं इसकी तो यहीं पे प्रिपरेशन हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते इन क्वेश्चन इन पैराग्राफ में से। बट लेटर टू गॉड में अगर कोई भी एक पैराग्राफ है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज उस पर इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको घर पे खुद के क्वेश्चन प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। क्लियर, ऑल राइट। ह्यूज मतलब बिग एंड अप्रोचिंग यानी जो सामने आ रहे थे, पास आ रहे थे, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट रॉन्ग, यानी प्रिडिक्टेड इज द वर्ड जो कि फोरकास्ट का क्या है सिनोनिम। क्लियर, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज एक्सट्रैक्ट नंबर 3। with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। यानी कि लेंचो ने क्या बोला कि उसके चेहरे पे क्या था, एक सैटिस्फैक्टरी एक्सप्रेशन था। क्यों, क्योंकि भाई रेनफॉल हो गया था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए भाई सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन क्यों आया, क्योंकि इसके पहले की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, राइट, नहीं तो क्या होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग। डन। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने जो राइप कॉर्न की उसका जो खेत था, जो फील्ड थी, उसको किस तरीके से बोला है, किस टर्म्स में, इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन।
जैसे कि पूरी फील्ड जो है वो कर्टेन यानी पर्दा जो होता है बारिश के कर्टेन से ड्रेप्ड हो, कवर्ड हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ड्रेप्ड का मतलब पता होना चाहिए कि कवर्ड विथ क्लोथ। जैसे मैंने साड़ी का एग्जांपल दिया था कि साड़ी ड्रेपिंग होती है, कैसे साड़ी जो है हम पहनना सीखते हैं, दैट इज व्हाट अ ड्रेपिंग। तो ड्रेप्ड मतलब कवर्ड विथ अ क्लोथ। ठीक है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। बट एकदम से क्या हुआ था, बारिश के साथ हेल स्टोन्स गिरने लगे। अब हेल स्टोन्स आपको पता होना चाहिए, आइस के स्टोन्स, राइट, बर्फ के गोले जो आप बोलते हो, ओले बोलते हो जिसको, तो ये क्या हो जाते हैं, हेल स्टोन्स। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, रिसेंबल यानी कि सेम था लगभग दिखने में, न्यू सिल्वर कॉइन्स, किसकी तरह, सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो आपको फ्रोजन पर्ल्स पता होना चाहिए, किसको बोला है फ्रोजन पर्ल्स, हेल स्टोन्स को। अगर चैप्टर पूरा कंप्लीटली आपने समझ लिया है तो फिर हर एक वर्ड आपको पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, राइट। सेम वे एक्सपोजिंग में भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपोजिंग के एंटोनिम सिनोनिम बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा पैराग्राफ समझ चुके हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, What happened to the rain suddenly? सडनली क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि रेन के साथ साथ क्या हुआ, हेल स्टोन्स आने लगे, यानी हेल स्टोन्स आ गए। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। बिकेम मैसिव, क्या रेन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, रेन ड्रॉप्स बड़ी हो गई क्या, नहीं। चेंज्ड टू हेल स्टोन्स, क्या बारिश जो है अब ओलों के रूप में गिरने लगी, बिल्कुल। स्टॉप्ड फॉलिंग, नहीं, ऐसा होता तो खुश हो जाता लेंचो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिकेम स्मॉल, क्या रेन ड्रॉप्स छोटी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं कहा है। रेन ड्रॉप्स के साथ साथ अब ओले भी गिरने लगे, यानी रेन ड्रॉप्स कुछ अब हेल स्टोन्स में चेंज हो गई थी। तो बिकेम स्मॉल भी क्या है, रॉन्ग, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, चेंज्ड टू हेल स्टोन्स। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग इन द पैराग्राफ। देखो पहले ही पता था फ्रोजन पर्ल्स यानी कि हेल स्टोन्स, राइट, यानी चमकते हुए मोती जैसे होते हैं वैसे हेल स्टोन्स दिख रहे थे, इसीलिए उन्हें फ्रोजन पर्ल्स कहा है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन बोलेगा हेल स्टोन्स वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 5 सेंट्स, नहीं भाई, ये तो रेन ड्रॉप्स को कहा था, जो छोटी रेन ड्रॉप्स थी, स्मॉल रेन ड्रॉप्स, उनको बोला था 5 सेंट्स। कॉइन्स सेम चीज, पूरी रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स बोला था, स्मॉल 1 5 सेंट्स, बिग 1 10 सेंट्स। रेन ड्रॉप्स नहीं, रेन ड्रॉप्स फ्रोजन हो ही नहीं सकती, कॉमन सेंस यूज करें तो रेन ड्रॉप्स फ्रोजन नहीं है। हेल स्टोन्स क्या है, बर्फ के ओले, यानी फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, यानी हेल स्टोन्स क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ कंटेंटेड इन द पैराग्राफ, यानी सिमिलर बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, किसका, कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब जब आप किसी चीज से खुश होते हो, सैटिस्फाइड होते हो, उसको कहते हैं कंटेंटेड। ठीक है, तो कंटेंटेड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कहां से आएगा, ये मीनिंग कहां से पता चलेगा, जब इन वर्ड्स के एंटोनिम्स सिनोनिम्स ढूंढोगे, राइट। तो यहां अगर ध्यान से देखें तो सैटिस्फाइड वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से संतुष्ट होना, और कंटेंटेड का मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट होना, सैटिस्फाइड होना, यानी सैटिस्फाइड वर्ड जो है उसका मीनिंग सेम है किससे, कंटेंटेड से। ठीक है, पहले दिया है ड्रेप्ड, नहीं भाई, ड्रेप्ड का मतलब क्या है, ड्रेप्ड का मतलब है जो कवर कर रहा हूं, राइट। नेक्स्ट इज हेल स्टोन्स, ओले, बर्फ के ओलों की बात हो रही है। सैटिस्फाइड यस, और फ्रोजन यानी कि जमा हुआ, तो यानी करेक्ट आंसर क्या है, सैटिस्फाइड, विच हैज द सेम मीनिंग एज कंटेंटेड। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑफ वर्ड विच मीन्स टू टेक आफ्टर। अब टू टेक आफ्टर से क्या समझ रहे हो, यानी जो चीज जो है हम बाद में लेकर जाएं, राइट। अब यानी कि कोई चीज जो है वो कंटिन्यू हो रही है, करेक्ट, यानी इतना तो हमें समझ आ रहा है इन तीनों वर्ड से। अब देखते हैं वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है टू टेक आफ्टर। तो वर्ड दिया हुआ है एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग का मतलब यहाँ क्या था कि भाई जो बॉयज हैं वो रेन के सामने आ गए, एक्सपोज हो गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक्सपोजिंग का मतलब टू टेक आफ्टर तो नहीं लग रहा, राइट। तो एक्सपोजिंग इज व्हाट, नॉट द राइट आंसर। रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने बोला है रिसेंबल व्हाट, न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे हैं, राइट। तो क्या ऐसा समझ पा रहे हो कि न्यू सिल्वर कॉइन्स की जो क्वालिटी है, यानी चमकते हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स, वैसी ही क्वालिटी जो है कंटिन्यू हो रही है। किसको बोला है रिसेंबल कर रहे हैं, हेल स्टोन्स। तो हेल स्टोन्स में यही जो क्वालिटी है, शाइन हो रहे हैं, ब्राइट है सिल्वर की तरह, वो कंटिन्यू हो रहा है,
राइट यानी टू टेक आफ्टर का आप इस तरीके से मतलब समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो है अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, तो पापा या मम्मा की तरह, राइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरी मॉम के लॉन्ग हेयर है, ठीक है, मेरे भी लॉन्ग हेयर है, तो ये क्या है कि मैंने अपनी मम्मा से टेक आफ्टर, यानी कि मेरे भी मम्मा जैसे ही बाल है, तो एक कॉन्टिन्यू हुई एक बात, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टू टेक आफ्टर का मतलब कोई चीज जो है वो कॉन्टिन्यू हो रही है। क्लियर। तो रिसेंबल भी क्या है, जो चीज किसी की तरह दिख रही है, यानी वो जो दिखने की क्वालिटी है वो कंटिन्यू हो रही है। कलर यहाँ पे करेक्ट, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो कि वर्ड रिसेंबल जो है उसका मतलब टू टेक आफ्टर है, यानी जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो क्वालिटी जो है, शाइन, ब्राइटनेस, वो सब जो है कंटिन्यू हो रही है किसमें, हेल स्टोन्स में। क्लियर। तो यहाँ रिसेंबल वर्ड का मतलब है टू टेक आफ्टर। नेक्स्ट इज ड्रेप। ड्रेप्ड का तो मतलब पता है, कवर्ड विद अ क्लॉथ। और कॉइन्स का मतलब क्या होता है, सिक्के, राइट, करेंसी। तो ये तो क्या हो गई, गलत आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 रिसेंबल। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। भाई क्यों एक भी ट्री पे लीव क्यों नहीं बची थी, क्योंकि हेलस्टोन्स की बारिश हुई थी जिसके वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी फ्लावर्स थे प्लांट्स पे वो सब जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो का उस वक्त कैसी कंडीशन थी, वो बहुत दुखी था। ठीक है, तो आपको यहाँ सैडनेस के भी वर्ड्स पता होना चाहिए, ग्रीफ, सॉरो। क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो सैडनेस की फीलिंग थी भैया लेंचो के दिमाग में उस वक्त। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, स्टॉर्म यानी तूफान। अब नेक्स्ट बहुत सारे स्टॉर्म भी पढ़े हैं आपने बुक में, तो उस पर बेस्ड भी कुछ ना कुछ आ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लैग ऑफ लोकस्ट। प्लैग यानी कि भाई एपिडेमिक, बीमारी, राइट, ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, वो इंसेक्ट्स जो ग्रुप में आते हैं, स्वॉर्म्स में आते हैं और सब फील्ड्स जो है वो डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल मतलब हेल स्टोन्स, ठीक है, तो हेल स्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लोकस्ट होते तो एटलीस्ट कुछ तो फील्ड में छोड़ के जाते। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब लेंचोस फीलिंग एज शोन इन द पैसेज। पैसेज में लेंचो की फीलिंग कैसी है, हमें पता है कि लेंचोस हार्ट वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो क्या था, दुखी था, राइट। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, लेंचो की फीलिंग्स क्या है, हैप्पी था क्या, नहीं। इलेटेड, इलेटेड मतलब हैप्पी का सिनोनिम, तो पता होना चाहिए इलेटेड क्या है, रॉन्ग आंसर। अगर पूछा जाता कि उल्टा बताओ, ठीक है, एंटोनिम बताओ किसका, सैडनेस का, तो फिर आप बोलते इलेटेड। नेक्स्ट इज चीयरफुल। चीयरफुल यानी खुश मिजाज, तो खुश था क्या वो, नहीं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर, यानी करेक्ट आंसर इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड यानी जब हम फील करते हैं ना कि बस सब कुछ खत्म, वी फील लाइक रिजेक्टेड, दैट इज व्हाट डिजेक्टेड मीन्स। क्लियर, यानी सैड। डन, ओके। नेक्स्ट इज What happened to the crop when the storm had passed? क्या हुआ क्रॉप को जब स्टॉर्म जा चुका था, तो भाई क्रॉप जो है बचे ही नहीं थे, राइट, पूरी फील्ड क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ब्लूमिंग, भाई ब्लूमिंग का मतलब होता है जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, भाई यहाँ पर कुछ भी बिगिनिंग नहीं हो रही है, सब कुछ एंड हो चुका था, तो ब्लूमिंग इज नॉट आंसर। मेंटेन्ड, क्या वैसे के वैसे थे, सेम थी फील्ड, नहीं, पूरी खत्म करके गए थे। रूइंड, रूइंड क्या होता है, डिस्ट्रॉयड का दूसरा वर्ड, राइट, सब कुछ खराब कर देना, खत्म कर देना, तो रूइंड इज व्हाट द करेक्ट आंसर। और फिर क्या है, रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड यानी कि जैसा था वापस से, पहली जो कंडीशंस थी उनको वापस से अगर हम ले आते हैं तो हो जाता है रिस्टोर्ड। ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या है, रूइंड। तो आपको जरूरी नहीं है वही वर्ड देंगे डिस्ट्रॉयड, बच्चों जैसे ढूंढा लिख दिया, नहीं, उसका सिनोनिम एंटोनिम मिल सकता है, जैसे यहाँ पे क्या मिला, रूइंड। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट, यानी एंटोनिम चाहिए ऑफ रीस्टोर्ड। रीस्टोर्ड का उल्टा वर्ड चाहिए, रीस्टोर्ड यानी सब पहले जैसे हो जाना, उल्टा क्या चाहिए कि भाई सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा, राइट। तो देखते हैं कौन सा वर्ड है। पहले गिवन है हेल, हेल का मतलब क्या होता है भाई, हेल स्टोन्स, तो ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। रिमेन्ड, रिस्टोर्ड और रिमेन्ड, रिस्टोर्ड यानी वापस सब कुछ वैसा ही हो गया, रिमेन्ड यानी एज इट इज था, तो रिमेन्ड हुआ क्या वर्ड, नहीं। नेक्स्ट इज स्टॉर्म, तूफान, तूफान का यहाँ लेना देना ही नहीं रिस्टोर्ड से, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉयड, यानी सब खत्म हो गया, और हमने बोला सब पहले जैसा हो गया, यानी सब पहले जैसा नहीं रहा, तो डिस्ट्रॉयड इज द वर्ड करेक्ट आंसर, यानी डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट ऑफ रिस्टोर्ड। क्लियर, ऑल राइट।
वॉट डू यू मीन बाय हेल इन द लास्ट लाइन? यहाँ पर वर्ड हेल का मतलब क्या है? हेल मतलब हेल स्टोन, बर्फ के ओले, राइट? देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन इसे समझा रहा है। पहला कि मैंने बॉल्स ऑफ स्नो, स्नो बॉल्स नहीं है। स्नो बॉल्स क्या होती है भाई? जो बर्फ जैसे आपको देखने को मिले, अगर आप कभी कोई हिल स्टेशन का मूवी वगैरह सीन देख रहे हो तो जो स्नो बॉल्स बनाते हैं ना, वो गिरती हैं क्या? नहीं, बर्फ गिरती है, बकायदा आइस के गोले गिरते हैं। तो दिस इज व्हाट? रॉन्ग। बॉल्स ऑफ कॉटन, क्या रुई की बॉल्स गिर रही थी क्या? नहीं। बॉल्स ऑफ आइस, बर्फ की बॉल्स गिर रही थी, यस। तो हेल इज व्हाट? बॉल्स ऑफ आइस। ड्रॉप्स ऑफ रेन नहीं है, बारिश नहीं थी, रेन ड्रॉप्स नहीं थी, बल्कि ये आइस जो है वो फॉल हो रही थी, यानी कि ये हो गए हेल स्टोन्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कौन बोलता है भाई? दे कौन है यहाँ पर? ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि सब कहते हैं ऐसा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो दे है ना, ये सारे थर्ड पर्सन है, पूरी दुनिया है जिसे इंडिकेट किया गया है। क्लियर? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंचो सिर्फ एक ही होप के बारे में सोच रहा था, एक ही जो उसके पास चारा था, ऑप्शन था, वो क्या था? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भाई भगवान से मदद मुझे मिलेगी। हुज आईज, हुज कौन है यहाँ पर? हुज बता रहा है यहाँ पे गॉड को, जिनकी आंखें, यानी गॉड की आंखें जो है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। जैसे लेंचो को अभी तक इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, बचपन से बताया गया है, उसे पता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, जिसकी अंतरात्मा में भी क्या चल रहा है, किसी के बॉडी के अंदर नहीं, मतलब माइंड के अंदर क्या चल रहा है, सोल में क्या चल रहा है, वो भी भगवान देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, working like an animal in the fields but still he knew how to write। लेंचो क्या करता था? एक एनिमल की तरह। जैसे एनिमल का क्या होता है भाई, ऑक्स जो होता है फील्ड में, वो काम क्यों करता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, राइट? क्योंकि अपन उसे काम करवाते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड वर्किंग होता है, बट उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती। बट लेंचो क्या था? उसमें सारी क्वालिटीज थी एक ऑक्स की, जो फील्ड में काम करता है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो हार्ड वर्किंग है, बट डेफिनेटली लेंचो जो है वो ऐसा नहीं था कि उसको कुछ नहीं पता। ही न्यू, ही हैड इंटेलिजेंस कि लिखते कैसे हैं, तो हाउ टू राइट। यानी पूरी तरीके से मीनिंग क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के लिए क्वेश्चंस किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं आपको। देखो क्या क्या पता है? दे कौन है यहाँ पर? सारे लोग, जनरल वर्ल्ड, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, ये तो क्लियर है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है। He had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। conscience पता होना चाहिए भाई, inner soul, right, mind, तो ये सब वर्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्स, क्यों बोला है? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल एक एनिमल की तरह। कौन सी क्वालिटी है जो ऑक्स की और लेंचो की डिफर करती है? कि लेंचो को लिखना पढ़ना आता है। क्लियर? तो यही सारी बातें इस एक्सट्रैक्ट में से आपको मिल सकती है और एंटोनिम सिनोनिम मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? लेंचो का अकेला एक होप क्या था भाई? डायरेक्ट आंसर गिवन है, हेल्प ऑफ गॉड। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। मिराकल, कोई चमत्कार हो जाए ऐसा था क्या? नहीं। हेल्प ऑफ गॉड, करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर मिला है। नेक्स्ट ऑप्शन रेनफॉल, मनी। होप अब रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल था, राइट? जब बारिश नहीं हुई थी तब रेनफॉल होप था, अब बारिश हो गई, हिलस्टोन्स गिर गए, सब डिस्ट्रॉय हो गया, अब भगवान होप है। ठीक है। नेक्स्ट इज मनी। मनी कभी होप नहीं था लेंचो का, ही वॉज नॉट अ ग्रीडी मैन, जस्ट वन होप वॉज हेल्प ऑफ गॉड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लेंचो वर्क इन द फील्ड? लेंचो फील्ड में काम कैसे करता था? दिया हुआ है लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो भी कौन सा? ऑक्स। क्लियर? तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, एज अ क्रो, एज अ बुल, एज अ गोट, एज एन ऑक्स। किसकी तरह? एज एन ऑक्स। तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, यानी ये तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्शियंस? यहाँ पर जो ये वर्ड कॉन्शियंस मिला है, इसका मतलब क्या होता है भाई? अंतरात्मा, इनर सोल, राइट? तो आपको यहाँ क्या दिया है? साइंटिफिक। देखो नहीं पता अगर कॉन्शियंस का मतलब, तो कुछ भी सोचोगे, राइट? कि साइंटिफिक बोल सकते हो, हाँ क्या पता भाई एक साइंटिफिक टर्म हो, राइट? नहीं, बट साइंटिफिक मीनिंग है क्या इसका? नहीं। मॉरल सेंस, मॉरल सेंस का मतलब क्या हुआ? यानी कि मॉरली अंदर क्या चल रहा है, अंदर माइंड में क्या चल रहा है, वो बोल सकते हो क्या? बिल्कुल। तो वन ऑफ द मीनिंग्स हो सकता है कि भगवान को आपके मॉरल सेंस के बारे में पता होता है, यानी आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट? यानी कि ये आंसर हो सकता है।
हैप्पीनेस, कॉन्शियस सिर्फ हैप्पीनेस होती है क्या? सैडनेस भी हो सकती है, जैसे लेंचो के अभी कॉन्शियस में क्या था? सॉरो फील्ड था, ग्रीफ था, राइट, वो दुखी था, तो हैप्पीनेस नहीं बोल सकते। मीननेस, मीननेस यानी सेल्फिशनेस, तो वही चीज है जैसे हैप्पीनेस ही नहीं हो सकता वन क्वालिटी ऑफ कॉन्शियस, वैसे ही मीननेस भी अकेली ऐसी चीज नहीं हो सकती जो कॉन्शियस को बताए, राइट। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? मॉरल सेंस। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन क्या है? यहाँ पे मेटाफर यूज किस तरीके से किया है? इंस्पायरिंग लाइक एन ऑक्स, भाई ऑक्स किसी को इंस्पायर करता है क्या? हाँ, उसका हार्डवर्क इंस्पायर कर सकता है, बट यहाँ पर इंस्पिरेशन की बात हो नहीं रही है, तो डेफिनेटली ये हम नहीं बोल सकते, राइट। वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, क्या लेंचो एक ऑक्स की तरह बहुत मेहनत करता है? डेफिनेटली ये बोल सकते हो। रिलायबल लाइक एन ऑक्स, जैसे कि आप एक ऑक्स पे भरोसा कर सकते हो, वैसे आप लेंचो पे भरोसा कर सकते हो, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट, लेजी लाइक एन ऑक्स, भाई ऑक्स इज नॉट एन लेजी एनिमल, पहली बात। दूसरी बात, लेंचो भी लेजी नहीं था, यानी करेक्ट आंसर इज वर्क्स हार्ड लाइक अ ऑक्स। यहाँ पर यह आता वो ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक एन ऑक्स तो भी सही होता, ठीक है। तो ऑक्स के जो भी मीनिंग्स हैं आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट। लास्ट एक्सट्रैक्ट है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। पहले ही चीज मिल सकती है, एमिएबल का मतलब क्या होता है भाई? हैप्पी गो लकी पर्सन, जो बहुत स्माइलिंग होता है, चीयरफुल होता है, उसको आप बोलते हो एमिएबल, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट का मतलब बिल्कुल हंसी फूट जाती जो बोलते हो, ठीक है। बट ऑल्सो इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी एकदम से। ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग, टैपिंग यानी कि ये जो करते हो, जैसे ये पेन को मैं अपने हैंड पे टैप कर रही हूँ, उन्होंने क्या किया? लेटर को टेबल पे टैप किया, ठीक है। द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड व्हाट फेथ, और क्या कॉमेंट किया उन्होंने कि भाई क्या फेथ है, क्या विश्वास है? आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। किस चीज की विश की भाई यहाँ पर पोस्टमास्टर ने? कि जैसा लेंचो का फेथ है, काश मेरा भी फेथ वैसा ही हो भगवान पे। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भगवान से ही बिल्कुल एक बातचीत चालू कर दी है लेंचो ने, उसकी बात हुई है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और just because वो लेंचो का फेथ नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक आइडिया क्या दिया? आंसर द लेटर, लेटर का रिप्लाई कर दो। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट यानी ऑब्वियस, ठीक है। जैसे ही लेटर खुला तो ये ऑब्वियस था, क्या? हैड टू आंसर इट, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तीन चीजें नहीं चाहिए थी, जो कि थी गुडविल इंक पेपर, सिर्फ पैसे भी चाहिए थे। जब लेटर पढ़ के देखा तब समझ आया। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक यानी कि बिल्कुल खड़ा रहा, ठीक है। ही वॉज रिजिड, और रेजोल्यूशन यानी कि जो भी मान लिया है कि हाँ भाई हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of चैरिटी। और फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी जो है, किसी को हेल्प करना फाइनेंशियली, इस एक्ट के लिए उनके फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज और उन्होंने खुद ने अपने सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो के लिए कंट्रीब्यूट किया। यानी हर एक चीज का मीनिंग पता चल गया है। किस किस के एंटोनिम्स सिनोनिम्स पता होने चाहिए? वर्ड एमिएबल के, वर्ड टैपिंग के, एविडेंट के, स्टक के और रेजोल्यूशन के। चाहो तो ऑब्लाइज्ड के भी सिनोनिम एंटोनिम ढूंढ सकते हो। देखो, तो ये होता है एक्सट्रैक्ट, जिसमें तो कितनी सारी चीजें। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस हमें किस तरीके के पूछे गए। What kind of a person the postmaster was? पोस्टमास्टर एक ऐसा इंसान था, फैट और एमिएबल। अब देखते हैं किस में हमें ये ऑप्शंस गिवन है। प्लम्प एंड डिसअग्रीएबल। प्लम्प मतलब फैट, फैट को ही बोलते हैं प्लम्प। डिसअग्रीएबल यानी कि जो किसी चीज पे अग्री नहीं करता। भाई यहाँ कुछ नेगेटिव है ही नहीं है, तो क्या है? पॉजिटिव, राइट। यानी प्लम्प फिर भी सही है, बट डिसअग्रीएबल क्या है? रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज फैट एंड कॉर्डियल। फैट ओके, डायरेक्ट दिया है। कॉर्डियल यानी कि जो सबसे बहुत प्यार से मिलता हो, मिलनसार जिसको कहते हो, एमिएबल कहते हो, सेम चीज है क्या? कॉर्डियल। यानी कॉर्डियल क्या है यहाँ पर? सिनोनिम है ऑफ द वर्ड एमिएबल। नेक्स्ट, स्किनी एंड एमिएबल। एमिएबल डायरेक्टली दे दिया, बट फैट का उल्टा दे दिया स्किनी, इसीलिए क्या है? रॉन्ग। फैट एंड अनफ्रेंडली। फैट तो सही है, अगर फ्रेंडली होता तो बोलते सही है, बट दिस इज रॉन्ग। यानी देखो, डायरेक्ट नहीं दिया है, किसी ना किसी वर्ड का आपको सिनोनिम या एंटोनिम दे दिया है। अब कॉर्डियल नहीं पता होता तो दिक्कत, बट यहाँ पे बहुत इजीली बता सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो बाकी वर्ड्स के मतलब आपको पता है,
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक है जिसका वर्ड आपको नहीं पता, बाकी सबके वर्ड पता है। सब क्या कर रहे हैं ऑप्शंस में, गलत है, एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए फाइनली आंसर क्या होगा, सेकंड। कि क्या थे भैया पोस्ट मास्टर, फैट एंड एमिएबल या फैट एंड कॉर्डियल, फैट एंड फ्रेंडली, राइट। और फैट के लिए भी क्या वर्ड्स आ सकते हैं, प्लम्प, राइट। तो इस तरीके से आपको कोई भी वर्ड्स गिवन हो सकते हैं, तो यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज वर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने क्या किया भाई, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, राइट। चलो, बाय चार्जिंग हिम 70 पैसोस, क्या उसको 70 पैसोस के लिए चार्ज किया था, नहीं। बाय कलेक्टिंग 100 पैसोस, देखो कलेक्टिंग वर्ड समझोगे तो खुश हो जाओगे। अब लिखा है 100 पैसो, क्या 100 पैसोस कलेक्ट किए थे क्या, नहीं। बाय कलेक्टिंग 70 पैसोस, यस। बाय सेंडिंग अ लेटर, नहीं, लेटर भेजा नहीं था उन्होंने, पैसे भेजे थे लेटर में, तो करेक्ट आंसर क्या है, बाय कलेक्टिंग 70 pesos. Clear? All right. Next is find the exact word in similar meaning without delay given in the passage. यानी पैसेज का एक कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट डिले, यानी बिना टाइम वेस्ट किए, एकदम से सडन। ठीक है, चलो ऑप्शंस देखो, नहीं समझ आता तो फिर पैसेज में रख के देखेंगे। पहला है एमिएबल, अभी पता है एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ विदाउट डिले एक पर्सन को समझाना नहीं है सही। फिर है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यानी किसी चीज को जब आप ठान लेते हो, जैसे आप न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लोगे 31 की नाइट को, राइट, कि मैं अगले साल ये करूंगा जो हम कभी नहीं करते, तो रेजोल्यूशन यानी कि जब हम ठान लेते हैं कि भाई इस चीज पे मुझे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ रेजोल्यूशन का मतलब विदाउट डिले नहीं हो सकता, बिकॉज रेजोल्यूशन लेना होता है विदाउट डिले, बट उसको फॉलो करना इज ऑलवेज अ डिले, राइट। नेक्स्ट इज इमीडिएटली, यानी एकदम से, एकदम से यानी बिना टाइम वेस्ट किए, यानी यस इमीडिएटली इज द वर्ड विच मीन्स विदाउट डिले। नेक्स्ट इज ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब भाई थैंकफुल रहेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे अगर हमें भी ये मौका मिलेगा तो, आभारी रहेंगे, तो दिस डजंट मीन द विदाउट डिले, यानी कि वर्ड क्या है, इमीडिएटली। क्लियर, ऑल राइट। डिटर्मिनेशन इज सिनोनिमस विथ, यानी वर्ड डिटर्मिनेशन जो होता है ना कि भाई डिटर्मिन्ड है किसी चीज को करने का, वो डिटर्मिनेशन वर्ड किस वर्ड के साथ सिनोनिमस है, यानी कि सेम मीनिंग है। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेशन। क्लियर। पहला ऑप्शन है ऑब्लाइज्ड, हम डिटर्मिन्ड रहेंगे हेल्प करके, नहीं। ऑब्लाइज्ड मतलब खुश होंगे, आभारी रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो दिस इज नॉट डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट एमिएबल, एमिएबल यहाँ पर ये बोला क्या पोस्ट मास्टर जो है वो डिटर्मिनेशन है, नहीं। पोस्ट मास्टर क्या है, एक फ्रेंडली पर्सन है, चीयरफुल पर्सन है, स्माइलिंग पर्सन है, तो ये एमिएबल का मतलब नहीं है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यानी किसी चीज को ठान लेना, डिटर्मिनेशन मतलब भी किसी चीज के लिए डिटर्मिन्ड होना, बिल्कुल फोकस्ड होना, ठान लेना, यानी दोनों मीनिंग सेम है, तो रिजोल्यूशन को बोल सकते हो डिटर्मिनेशन। क्लियर। फिर है इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब डिटर्मिनेशन नहीं होता, एकदम से होता है, सडनली विदाउट डिले, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ, रेजोल्यूशन। क्लियर, ऑल राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, फिर एक्सट्रैक्ट में से आंसर ढूंढना है। क्लियर। अभी क्या करोगे, अभी तो एक्सट्रैक्ट समझ लेते हैं, राइट। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो ने शूक यानी कि फेंक, गिराया, राइट। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, डस्ट किसकी, स्नो की, फ्रॉम हैमलॉक ट्री, यानी हैमलॉक ट्री पे क्रो बैठा था, वहां से स्नो की डस्ट जो है वो पोएट पे आके गिरी। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस वजह से ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी मुझ पे, इसकी वजह से मेरे मूड में चेंजेस आए हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इस वजह से मेरा जो दिन है उसका जितना भी पार्ट जो है मैंने रिपेंट करने में, रिग्रेट करने में, रूड करते हुए बिता दिए, अब वो पार्ट जो है मेरा बच गया, सेव हो गया। क्लियर। तो हमें पता है भाई ये जो क्रो है, हैमलॉक ट्री है, ये सब हमने कहाँ देखा था, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, तो आपको जैसे ही स्टैंजा मिलेगा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है डस्ट ऑफ स्नो का स्टैंजा है। अब बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाई डस्ट ऑफ स्नो लिखी किसने है, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आपको ये नाम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि किस पोएट ने ये लाइंस लिखी है। क्लियर, ऑल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ था भाई, इन द स्काई, ऑन द ग्राउंड, ऑन द हैमलॉक ट्री, ऑन द स्नो। तो हमें पता है स्नो कहाँ, वो क्रो कहाँ पे था, ही वॉज ऑन द हैमलॉक ट्री, इसीलिए वहां से स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरी, तो हम बोलेंगे ऑन द हैमलॉक ट्री क्या है भाई आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोएट, क्या गिराया पोएट पे, क्या लिखा है ना पे शूक डाउन ऑन मी, तो व्हाट डिड ही शूक, इट वॉज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको गिवन है डस्ट, स्नो, लीव्स, डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो अगर आप जल्दीबाजी में होगा ना तो जैसे ही डस्ट देखोगे लगा दोगे या स्नो देखोगे लगा दोगे, ऐसा नहीं, ना तो डस्ट ना स्नो, बस डस्ट ऑफ स्नो। तो आंसर क्या है करेक्ट, डस्ट ऑफ स्नो। अगर डस्ट ऑफ स्नो नहीं होती फिर आप स्नो को चूज कर सकते थे, भाई स्नो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएटली इस आंसर को बोल सकते हो, वैलिड है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर, तो यहां पर हम स्नो भी लगाते अगर डस्ट ऑफ स्नो ऑप्शन नहीं होता। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड रूड नॉट मीन। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नॉट लिखा है जो आपको दिखता ही नहीं है, आप तो सीधे रूड देखते हो, पता है भाई मैंने बुक में पढ़ लिया था, रिपेंट करते हो, रिग्रेट करते हो, मैं वही पे टिक कर दूंगा, ऐसा नहीं। क्या बोला है, नॉट मीन, यानी आपको रूड का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना, राइट। तो चलो सबसे पहले है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना और रूड का मतलब भी क्या होता है, पछताना, राइट। तो रिग्रेट क्या हुआ, ये तो सिनोनिम हुआ। फिर है लेमेंट। लेमेंट भी क्या होता है, सिनोनिम। देखो आपको यही वर्ड्स मिल गए हैं, नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ भाई ये जो वर्ड रूड है इसके एंटोनिम कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिनोनिम कौन कौन से हैं, रिग्रेट, लेमेंट। नेक्स्ट इज कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेटर टू गॉड में। कंटेंटमेंट मतलब सैटिस्फैक्शन, राइट। तो क्या पोएट ने अपना डे वेस्ट किया सेटिस्फाई होते हुए, नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एंटोनिम ऑफ रूड, यानी पछताए नहीं बल्कि सैटिस्फाइड रहे। तो लिख सकते हो एंटोनिम ऑफ रूड इज कंटेंटमेंट। नेक्स्ट इज रिपेंट। रिपेंट भी क्या होता है, रिग्रेट करना, तो रिपेंट भी क्या हो गया, वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रूड। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज what is the poet's state of mind। पोएट का जो स्टेट ऑफ माइंड है, यानी पोएट जो है वो किस कंडीशन में है इस स्टैंजा में, क्या लिखा हुआ है, हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी कि ये जो रूड है वो रिपेंट कर रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, तो क्या होंगे, दुखी होंगे, खुश होंगे, ऑब्वियसली दुखी होंगे। तो इनका मूड कैसा था, ही वॉज इन ग्रीफ, ही वॉज इन सोरो, ही वॉज सैड, डिजेक्टेड, वट एवर वर्ड्स यू गेट। क्लियर। तो पहले क्या गिवन है, हैप्पी, नहीं भाई हैप्पी नहीं थे। अम्यूजिंग क्या होता है, अम्यूजिंग भी होता है, खुशी मिलती है जिससे, तो अम्यूजिंग भी हैप्पी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। चीयरफुल मीन्स वो बहुत खुशनुमा थे उस वक्त, नहीं। सॉरोफुल, यस, सॉरोफुल का मतलब क्या होता है, दुखी होना, तो यस पोएट वाज सॉरोफुल एट दिस मोमेंट। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had रूट। अब आपको यही स्टैंजा के पार्ट से उठा के 4 लाइंस बना के दे दी हैं। अब आपको इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या गिवन है, व्हाट चेंज डज द पोएट मेंशन हियर। इस पैराग्राफ में या सॉरी स्टैंजा में आपको किस मूड के चेंज की बात बताई है यहाँ पर पोएट ने। हमें पता है यहाँ पर चेंज ऑफ मूड, यानी यहाँ पर पोएट का मूड कैसा था, मूड था सॉरोफुल, राइट, और उसको चेंज करते हुए बताया। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। चेंज ऑफ वेदर, क्या यहाँ पे वेदर के चेंज की बात हुई है, नहीं, यहाँ पोएट के मूड की चेंज की बात हुई है। चेंज ऑफ कंडीशंस, चेंज ऑफ डिसीजन, चेंज ऑफ मूड, तो यहाँ पर क्या है, चेंज ऑफ मूड है करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पोएट के मूड के चेंजेस के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी और चेंज की। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट, Whose part of the day has been saved। क्या लिखा है, I had rude। I कौन है, द राइटर, राइटर कौन है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर हमको हो सकता है कि नाम दे दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, Whose part of the day has been saved, और यहाँ पोएट्स के नाम दे दें आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, आपको कोई भी जो है पोएट्स के नाम दे दें और आपको फिर उसमें से चूज करना पड़े कि किस पोएट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट यहाँ आपको क्या दिया है, डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया है क्रोज, सिटीजन्स, पोएट्स, पोएट्स फैमिली। भाई पोएट्स फैमिली की बात ही नहीं हुई, सिटीजन्स की यहाँ बात ही नहीं हुई है, क्रो और पोएट में से चूज करना है। तो क्रो ने तो भैया उनका मूड चेंज किया है, चेंज हुआ किसका है, पोएट का, तो क्या लिखोगे, पोएट्स। तो हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड, पोएट्स। क्लियर, ऑल राइट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस पोएम के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पैसेज। वेरी इजी, पता है ऑलरेडी, चलो फिर से देख लेते हैं। जिस भी चीज का जो प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो है वो सेम आ रहा होगा वो हम सेम अल्फाबेट से, और जो अलग होंगे उसका अलग अल्फाबेट से हम मेंशन करेंगे। क्लियर, देखो बात हो रही है हार्ट, अब ये बिगिन हो रहा है तो यहाँ तो ए लिख ही दोगे। हार्ट, मूड, अब हार्ट और मूड का सेम है क्या साउंड, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बी। फिर है पार्ट, हार्ट पार्ट,
राइट, तो हार्ट और पार्ट का क्या हो रहा है, सेम साउंड। फिर है मूड, रूड, देखो ड ड लास्ट में, तो ये भी क्या हो गया, सेम। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी। क्लियरली देखना, क्योंकि सभी ए बी के बने हुए हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो ए बी, दिस इज ए बी बी ए, दिस इज ए बी, ए बी सी बी ए बी, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ए बी। अब राइमिंग स्कीम किसी की भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हु इज द पोएट। आगे आपका क्वेश्चन भाई, ये जो स्टैंजा है इसमें पोएट कौन है, किसने लिखा है ये, तो हमें पता है भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं भाई क्या है डस्ट ऑफ स्नो, तो हमारे लिए इजी हो गया। एग्जाम में इतने सारे पोएट्स आपके दिमाग में होंगे, इसीलिए क्या है, अब देखो इसे अच्छे से पढ़ चुके हो ना, इस पर मेहनत कर चुके हो, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। ऑल राइट, सो हु इज द पोएट, विलियम हेनरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, पीटर निबलेट। हमें पता है कौन है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर। कभी कभी क्या होता है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एक होता है रॉबर्ट बर्न्स, भी एक पोइट है, तो वो भी नाम आ सकता है आपको, रॉबर्ट बर्न्स। तो फिर आप क्या करोगे, रॉबर्ट देख के टिक कर सकते हो जल्दीबाजी में, प्रॉपर पढ़ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट या रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा है, द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट देखते हैं। हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम। पोएट ने नेचर को किस तरीके से इसमें देखा है। चलो ऑप्शंस देखो। पैसिमिस्टिक मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम, यानी खुद के लिए चेंज जो है, नेचर को खुद के लिए किस तरीके का चेंज देखा है, तो आपको पता होना चाहिए पैसिमिस्टिक यानी नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव था क्या, नहीं, उनका मूड चेंज हो गया, उन्होंने जो रिपेंट करने में डे वेस्ट किया था उसका उल्टा मिला है उनको रिजल्ट, राइट। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि नहीं पॉजिटिव चेंज था, तो पेसिमिस्टिक मीडियम है क्या, नहीं, उल्टा ऑप्टिमिस्टिक है। नेगेटिव नहीं भाई, पॉजिटिव मीडियम फॉर चेंज for him, yes, positive medium of change for him is the correct answer. gloomy का मतलब क्या होता है, डार्क, डल, बिल्कुल नेगेटिव, sorrow, तो gloomy is what, नेगेटिव, तो ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर। आपको यहाँ पे वर्ड ग्लूमी देखने को मिल गया। सेकेंडली आपको पता चल गया कि नेचर पोएट के लिए क्या है, एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक सोर्स, या फिर बोल सकते हो मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएट कन्वेज थ्रू द पोएम दैट। पोएट क्या बताना चाहते हैं, अब ये ऑप्शंस देखोगे तभी समझ आएगा। स्मॉलर मूवमेंट्स हैव नो सिग्निफिकेंस, छोटे छोटे मूवमेंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंट हुआ, क्रो आया, हैमलॉक ट्री से स्नो जो है पोएट पे गिरा कर चला गया। इतने छोटे से मोमेंट से पोएट का मूड चेंज हो गया और वो पॉजिटिवली अपनी लाइफ को देखने लगे। तो छोटा मोमेंट का सिग्निफिकेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये तो क्या बोल रहा है, नो सिग्निफिकेंस, तो दिस इज रॉन्ग। क्रो एंड हैमलॉक ट्री आर साइन ऑफ नेगेटिविटी। क्या पोएट ये कन्वे करना चाहते हैं कि भाई हैमलॉक ट्री और क्रो नेगेटिविटी है, नहीं। अगर ये साइंस ऑफ नेगेटिविटी होते तो फिर पोएट की लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आता कैसे, तो डेफिनेटली ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्मॉलर मूवमेंट्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, छोटे छोटे मूवमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्या बिल्कुल होता है। इतने छोटे से मूवमेंट ने उनका लाइफ टाइम के लिए मूड चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। इट इज गुड टू रिपेंट फॉर सम टाइम, अच्छा होता है कि किसी भी चीज के पीछे आप रिपेंट करो, दुखी हो, ये अच्छी आदत है क्या, नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, स्मॉलर मोमेंट्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। क्लियर, ऑल राइट। क्रो एंड हैमलॉक ट्री डिस्प्ले, अब नॉर्मली पूछा है, पहले पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, ठीक है। अब पूछा है क्रो और हैमलॉक ट्री डिस्प्ले क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें पता है क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों क्या बताते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव के लिए ही है। एक पॉइजनस ट्री है क्रो, ब्लैक हार्श वॉइस, राइट, तो सॉरो, डेथ, ग्रीफ, इन सब के लिए ही हम इन्हें यूज करते हैं, एक बैड ओमेन के लिए, राइट। सो ऑप्टिमिस्टिक, भाई ऑप्टिमिस्टिक तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पेसिमिस्टिक होता तो कहीं ना कहीं हम सोचते, राइट। चीयरफुलनेस, नहीं भाई, बिल्कुल भी चीयरफुलनेस की बात नहीं हो रही है, हैमलॉक ट्री है, पॉइजनस ट्री है, इसमें क्या चीयरफुलनेस। नेक्स्ट, कंटेंटमेंट, क्या क्रो और हैमलॉक ट्री देखकर आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग, कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है, नहीं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सॉरो, यस, सॉरो, ग्रीफ, सैडनेस, सारे आंसर्स क्या होते, करेक्ट, यानी सॉरो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैमलॉक ट्री और क्रो क्या बताते हैं, एक सैडनेस, एक नेगेटिविटी का डिस्प्ले करते हैं। क्लियर, ऑल राइट।
अब आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड आ सकते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो दोनों स्टैंजास पे बेस्ड है, ठीक है। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, किस तरीके से अफेक्ट हुआ भाई, उनका मूड चेंज हो गया। सो इट मेड हिम एनर्जेटिक, नहीं। इट चेंज हिज मूड, येस। इट मेड हिम सुपीरियर, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट चेंज्ड हिज मूड। क्लियर। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि भाई वो रिग्रेट रिपेंट कर रहे थे, पक्का कुछ दुखी होंगे, राइट। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सैड मूड, हैप्पी मूड, कंफ्यूज मूड, नन ऑफ द अबव। सैड मूड था, इसीलिए वो रिपेंट करते हुए हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो इसीलिए ये क्या हुआ करेक्ट आंसर, और बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, रॉन्ग। क्लियर, ऑल राइट। Third question is, what did crow shake on the poet? Very easy, dust of snow. तो dust of tree, of garden, of snow, of land. तो dust of snow. The crow and hemlock tree symbolize, अभी ही पढ़ा कुछ नेगेटिव, तो sorrow, happiness, celebration, death. देखो अगर सिर्फ क्रो की बात होती ना तो कहीं ना कहीं हम डेथ की बात करते, बट यहाँ हैमलॉक ट्री की भी बात हो रही है, तो आप जो हो ये ऑप्शंस तो कट कर दोगे, बट इसके बाद आप ए और डी में कंफ्यूज हो जाओगे कि सॉरो ले कि डेथ ले। देखो यहाँ हैमलॉक ट्री भी बोला है, तो हैमलॉक ट्री थोड़ा ना डेथ है, वो क्या है, वो सॉरो के लिए, नेगेटिविटी के लिए। तो दोनों ही क्या है, सॉरो के लिए जो है डिस्प्ले किए जा रहे हैं, इसमें इंडिकेट कर रहे हैं सॉरो को, तो सॉरो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्लियर, ऑल राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव। क्या बोल रहे हैं भाई, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्या बता रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ना कि हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी डस्ट क्यों बोला है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्नो के, इसलिए। अगर ये नहीं होता ऑप्शन तो फिर आप बोल सकते थे हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्लियर। वॉट अपलिफ्टेड हिज मूड, किस चीज की वजह से पोएट का मूड जो है वो अच्छा हो गया? Falling of snow on his shoulder, the crow, hemlock tree, all of the above. मूड अपलिफ्ट किससे हुआ था? क्रो और हैमलॉक ट्री को देख के? क्या नहीं, हैमलॉक ट्री के नीचे तो पहले से ही बैठे थे, तो पहले अपलिफ्ट हो जाता। अपलिफ्ट कब हुआ, जब क्रो ने वो स्नो डस्ट गिराई, तो इसीलिए आंसर क्या है, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। क्लियर, ऑल राइट। इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को लगे कि हाँ भाई हीलिंग पावर ऑफ नेचर भी आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ स्नो पार्टिकल से रिलेटेड नहीं दिया होता। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, स्नो पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है भाई, डस्ट ही क्यों बोला, स्टोन भी बोल सकते थे, क्योंकि स्नो के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल डस्ट की जैसे बारीक, इसीलिए बोला है डस्ट ऑफ स्नो। सो स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, यस। दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि धूल की तरह है, राइट। दे फेल्ट लाइक डस्ट, एक धूल की तरह फीलिंग आई क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। दे लुक्ड लाइक डस्ट, क्या वो डस्ट की तरह दिखेंगे? डस्ट क्या है, ब्राउनिश, राइट, लाइट ब्राउनिश। ये क्या है, स्नो है, तो डेफिनेटली दिख नहीं रहे थे। इनके स्नो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत टाइनी थे, इसीलिए उनको बोला है कि डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर। What are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? ये क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है आपको कि वो दो कौन से नेगेटिव क्रीचर्स हैं जिनको पॉजिटिव कैरियर्स की तरह दिखाया गया है। कौन से दो क्रीचर्स यूज किए हैं, क्रो और हैमलॉक ट्री। तो स्नो एंड डस्ट, नो, हैमलॉक ट्री एंड स्नो, स्नो एंड क्रो, हैमलॉक ट्री एंड क्रो। तो ये हैं आपके दो करेक्ट क्रीचर्स जो कि नेगेटिविटी के लिए डिस्प्ले किए जाते हैं, इंडिकेट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पर पोएट ने बोला है कि भाई ये पॉजिटिविटी के कैरियर्स हैं, तभी तो पॉजिटिविटी मेरे अंदर जागृत हुई, अपलिफ्ट हुआ मेरा मूड। क्लियर, ऑल राइट। सो द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज, करना क्या है, वी आर ऑलरेडी अवेयर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स carefully and answer the questions that follow. What we will do is read the questions carefully and then follow the passage or the extract to give the correct answer, right? Right now हमें obviously stanza पढ़ के clear करना है अपने, अगर कोई भी doubt रह गए तो, but in the exam better read the question first और फिर देखो कि stanza से related आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसे questions होंगे जो आपको ऑलरेडी आंसर्स आते हैं, राइट। तो आप वहां टाइम वेस्ट मत करो टू रीड द स्टैंजा, जस्ट डायरेक्टली रीड द फर्स्ट क्वेश्चन और डायरेक्टली आता है तो आंसर कर लो। एंड यस, वन मोर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू द पोएम क्वेश्चन इज द राइमिंग स्कीम।
राइट आपसे राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अराउंड आई थिंक 2 टाइम्स कि राइमिंग स्कीम किस तरीके से देखते हैं. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अगेन इस पोएम में भी हम देख लेंगे कि राइमिंग स्कीम क्या है. क्लियर. एंड द फाइनल क्वेश्चन दैट कैन कम फॉर अ पोएम इज दैट इज जो भी आपकी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं. There are lots of poetic devices, metaphors, simile, oxymorons, right? तो ये सब क्या है, हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से इन डिटेल सारी पोएटिक डिवाइस देख लेंगे और फिर हम इन पोएम्स में देख लेंगे कि भाई कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है. क्योंकि राइट नाउ अगर मैं बिट्स एंड पीसेस में आपको बताऊं कि भाई ये वाली जो पार्ट जो भी पोएटिक डिवाइस है उसका मीनिंग ये होता है एंड दिस हैज बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा, तो कोई यूज नहीं है. राइट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑल द पोएटिक डिवाइसेस इन वन वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस किस किस पोएम में प्रेजेंट है. क्लियर. ऑल ओके. ऑल राइट. चलिए तो अब देखते हैं भाई कौन सा है फर्स्ट हमारा स्टैंजा. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन fire, some say in eyes, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ हमको ऑलरेडी दिख है भाई fire eyes, this means कि ये fire and eyes से क्वेश्चन है. राइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे हम देख लेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए राइमिंग स्कीम. अगर क्वेश्चन आता है तो बेस्ट है, नहीं तो पहले ही देख लो राइमिंग स्कीम तो प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो क्या लिखा है. फायर, देन लास्ट वर्ड इज आइज, डिजायर, फायर. राइमिंग स्कीम में करना क्या होता है, जिन वर्ड्स का भी सेम साउंड होता है उनको हम सेम अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं और जैसे ही साउंड चेंज होता है वी चेंज द अल्फाबेट. राइट. बिगनिंग विद द फर्स्ट ए अल्फाबेट, जो छोटा है आपको लिखना, स्मॉल ए लिखना है, दैट वुड बी द फर्स्ट वन. और उसके बाद अगर सेम साउंड रिपीट हो रहा है तो वो भी ए ही रहेगा, नहीं तो बी. क्लियर. ऑल राइट. चलिए देखते हैं. पहले है फायर, तो ये तो ऑब्वियसली ए हो जाएगा. फायर आइस. अब ये मत बोलना मैम लास्ट में ई है, यहाँ पे भी ई है. साउंड सुनना है. फायर आइस सेपरेट डिफरेंट साउंड्स हैं. राइट. बिल्कुल सेम है क्या, नहीं. दिस मीन्स कि इसको आप दूसरे अल्फाबेट बी से इंडिकेट करोगे. नेक्स्ट इज व्हाट, डिजायर. अब डिजायर जो है आइस से सेम है क्या साउंड में, नहीं. क्या ये फर्स्ट जो वर्ड था फायर उससे है क्या सेम साउंड, यस. फायर डिजायर. दिस मीन्स ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, A. And finally, I hold with those who favor fire. भाई अगेन दिस हैज बीन रिपीटेड तो ये भी क्या हो जाएगा, A. तो सपोज अगर हमसे इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम पूछी जाती है तो कैसे लिख दोगे, A B A A A. क्लियर. वेरी इजी. ऑल राइट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. What is the poet's opinion of the world in these lines? Be very careful. ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जो हो क्वेश्चन देख के सीधे क्या कर दोगे कि भाई पोएट का मानना है फायर या आइस दोनों में से कुछ भी हो सकता है. राइट. बट आपसे क्या पूछा है, इन दीज लाइन्स, यानी जो आपको लाइन्स गिवन है इस एक्सट्रैक्ट में पोएट का ओपिनियन क्या है वो आपको मेंशन करना है. क्लियर. तो चलिए लाइन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन जैसे ही खत्म होती है पोएट कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उनको सपोर्ट करता हूं या फिर मैं उनके सपोर्ट में हूं जो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड विल एंड इन फायर. क्लियर. तो आइज का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पोएट ने कहा. दैट्स व्हाई वी विल यूज द ऑप्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायर की बात की गई हो. ठीक है. वर्ल्ड विल एंड इन आइज, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड विल एंड ऑफ फेवर, वर्ल्ड विल एंड ऑफ डिजायर. देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे थे, एक तो आइज एक फेवर. राइट. क्योंकि इनके बारे में हमें बहुत क्लियरली पता है. अब आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, डिजायर और फायर में. तो यहाँ पे ध्यान से देखो पोएट ने बोला क्या है कि मैंने जितना डिजायर को टेस्ट किया है, यानी मैंने जितना डिजायर्स को एक्सपीरियंस किया है उससे मुझे लगता है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर. ठीक है. तो वर्ल्ड विल नॉट एंड ऑफ डिजायर्स, वर्ल्ड विल एंड इन फायर. क्लियर. तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सेकेंड. और अच्छा होता अगर इसमें एक ऑप्शन लिख दिया जाता कि वर्ल्ड विल एंड ईदर इन फायर और इन आइस, तो क्या होता, वहाँ कंफ्यूजन होता. बट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि पूछा सिर्फ इन लाइन्स में से है, आगे की स्टैंजा में से नहीं पूछा है. तो सिर्फ ये सोचो मुझे सिर्फ इतना स्टैंजा आता है एंड गिव द आंसर. क्लियर. ऑल राइट. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकेंड, वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट और ओपिनियन ऑफ पब्लिक. कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है भाई, यानी ऑपोजिट. जो बोलते हैं ना कि एक बात अपन ने कही और फिर दूसरी बात बिल्कुल उससे उल्टी कही, तो हम क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट करो खुद ही का पॉइंट.
राइट जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई 5 बजे तक अगर अपन निकलते हैं घर से तो अपन फ्लाइट कैच कर पाएंगे, और फिर मैं 5 मिनट बाद बोलूँ भाई बहुत लेट हो रहा है, नहीं अब तो मुझे लगता है फ्लाइट अपन मिस कर देंगे, तो पहले तो मैंने बोला फ्लाइट कैच कर लेंगे, फिर मैं बोल रही हूँ मिस कर देंगे, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस है मेरे, राइट। तो ऐसे ही पोयम में पूछा है, ये जो स्टैंजा गिवन है कि इसमें पब्लिक का क्या कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन सी दो चीजें हैं जो डिफरेंट बताई है। देखो क्या बोल रहे हैं, सम से, यानी जितने भी लोग हैं जिनकी बात की गई है यहाँ पब्लिक, उन पब्लिक में से सम ऑफ द पीपल से कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और रेस्ट ऑफ द पीपल से कि इट विल एंड इन आइस, यानी कि फायर और आइस क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, करेक्ट। अब फायर एक ओपिनियन हो गया, आइस एक ओपिनियन हो गया, तो दोनों ओपिनियंस क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पब्लिक का ओपिनियन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे से वो क्या है, एक फायर और एक आइस। क्लियर, चलिए ऑप्शन देखते हैं। The world will end in ice, the world will end in fire or ice, the world will end neither in fire nor ice, the world will end in fire। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाता है कि जब दोनों को ही मना कर दिया, राइट। फिर आपको एक एक ही गिवन है भाई, जब कॉन्ट्राडिक्टरी बोला है तो दो ओपिनियंस होंगे और दोनों ही हाँ होंगे, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन 2, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। क्लियर, ऑलराइट। How are ice and fire similar to each other though they have contradictory traits? Very nice question। एक तो आपको बोल दिया कि भाई दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, फिर ये भी पूछ रहे हैं दोनों में सेम चीज क्या है। देखो अगर ऑप्शंस देखते हो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं भी देखना है और अपन जनरल सेंस यूज करें अपना, तो देखो बात क्या हुई है यहाँ पे कि पब्लिक बोलती है कि फायर में एंड होगा या तो वर्ल्ड, या फिर आइस में एंड होगा, राइट। यानी कि अगर हम लिखे आइस से भी एंड हो सकता है वर्ल्ड, एंड ऑफ वर्ल्ड लिख देते हैं, और फायर में भी हो सकता है एंड ऑफ वर्ल्ड। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है भाई, आइज और फायर, और सेम क्या है, देखो एंड ऑफ वर्ल्ड, एंड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि फायर और आइस में एक चीज सेम है कि दोनों की वजह से वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन ये बोलता है कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा या उससे रिलेटेड कोई लाइन है तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ऑप्शन 1 इज बोथ सिग्निफाई सेम मीनिंग। क्या दोनों का सेम मीनिंग है? आपको क्या लगेगा, हाँ भाई फायर भी किसी चीज को बता रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा, और आइस भी एक ऐसी ही मीनिंग को बता रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखो फायर को डिजायर बोला है, आइस को हेट्रेड बोला है, दोनों का सेम मीनिंग होता तो दोनों को एक ही से बोल दे, कन्वे करते पोएट, राइट। तो बिल्कुल भी सेम मीनिंग नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट। बोथ आर पार्ट ऑफ द नेचर, भाई आइस भी इसी नेचर का पार्ट है और फायर भी इसी नेचर का पार्ट है। क्या ऐसा कुछ आपके पोएम के स्टैंजा में कहा है क्या? नहीं। तो जनरल मत ले जाओ कि भाई आइस और फायर दोनों ही नेचर का पार्ट है। हाँ भाई आंसर हो सकता है, होता अगर ये आपके पैराग्राफ, स्टैंजा या कहीं पे भी मेंशन्ड होता, राइट, बट दिस इज नॉट बीन मेंशन। नेक्स्ट क्या है, बोथ विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बोथ विल end the world, both will destroy the world, right, the world will perish because of these two। तो कुछ भी आ सकता है जो एक इसी चीज को रिलेट कर पाए, यानी कि जो ऑप्शन सी है दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर। लास्ट क्या दिया है, बोथ आर हेल्पफुल फॉर द वर्ल्ड, भाई तो यही कैंसिल आउट हो जाते हैं, हेल्पफुल तो है ही नहीं, बल्कि इनकी वजह से क्या बोल रहे हैं पोएट, द वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, बोथ विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा है, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। देखो जैसे ही ये लाइंस देखोगे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए जब आप पूरी बुक पढ़ लो तो, कि भाई कौन सी पोएम है, राइट। क्योंकि पहले वाले स्टैंजा में तो फायर आइज मेंशन था, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में पहले वाले पैराग्राफ में आपको डस्ट ऑफ स्नो मेंशन है स्टैंजा में, तो आप क्लियर हो जाते हो, राइट। बट जैसे ही सेकंड स्टैंजास आते हैं यू गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस चीज को ध्यान से समझना है कि भाई मीनिंग क्या है। तो हमें पता है यहाँ पर इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है। तो हेट की बात हो गई, डिस्ट्रक्शन की बात हो गई और आइस की बात हो गई, तो आपको यहाँ समझ आ जाना चाहिए कि हाँ भाई आइस की बात और डिस्ट्रक्शन की बात जो है वो सिर्फ एक एक पोएम में हुई है, वो है फायर एंड आइस, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ऑलराइट। तो पोएम तो समझ आ गई, फायर एंड आइस का स्टैंजा है। अभी ये क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो, अभी ऐसा सोचो कि आप अपने खुद के पर्सनल अगर क्वेश्चंस फॉर्म करो, यानी आपको क्या करना है भाई, आपको खुद का पेपर बनाने की कोशिश करनी है। एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है वहां तक सोचने की कोशिश करो, तो हर एक क्वेश्चन आपको पता है फिर एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी 2 बार अगर डिस्ट्रॉय खत्म हो जाए, पेरिश मतलब क्या है, टू डाई, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड हो जाए, तो आपको यहाँ पे पेरिश के सेम मीनिंग वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स यानी एंटोनिम्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो पेरिश का क्या है, डाई, डिस्ट्रॉय, एंड, राइट, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लिव, राइट, आई वुड से इट विल बी मेंटेन्ड, राइट, तो इस तरीके से क्या होगा, रिमेन, तो ये वर्ड्स क्या है, इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो आपको ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको यहां पता होना चाहिए, बट इफ इट हैड टू, इट क्या है यहाँ पर भाई, इट का मतलब क्या है, इसके पहले स्टैंजा को पता होगा आपको तभी आप बोल पाओगे। बट अगर सोचो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किस चीज के पेरिश होने की बात हो रही है, वर्ल्ड के, तो वर्ल्ड की ही तो बात हो रही होगी यहाँ पर, तो इट किसको सिग्निफाई कर रहा है, वर्ल्ड को, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आई डोंट थिंक आपको अब और कोई क्वेश्चन बचा है। नेक्स्ट इज आई थिंक आई नो, कौन है भाई ये आई, ये है हमारे पोएट, कौन है भाई पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, clear? Next, enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। क्या बोल रहे हैं, enough of hate, यहाँ hate किसको सिग्निफाई कर रहा है भाई, जो hatred है दुनिया में फैल रहा लोगों के बीच उसको, तो hate का ऑपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। hate क्या है भाई, बिल्कुल नफरत, तो hate का उल्टा क्या होगा, लव, राइट, लाइकनेस, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या सोच सकते हो यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के सेम मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज आइज, आइज के बारे में आपको पता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि आइज किसको इंडिकेट कर रहा है, हेट्रेड को। कॉन्ट्रडिक्टरी क्या ओपिनियन था कि फायर या आइज, और पोएट का मानना था कि फायर में एंड होगा वर्ल्ड, बट पोएट ने फिर सोचा अगर मैं हेट्रेड की बात करूं और वर्ल्ड अगर 2 बार खत्म होगा तो फिर आइज भी एक सफिशिएंट रीजन हो सकता है। सफाइस का मतलब क्या था, सफिशिएंट, इनफ, राइट, यानी कि इस पूरे स्टैंजा में अगर आपको ये पता हो कि इट इंडिकेट्स वर्ल्ड, पेरिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सफाइस का मीनिंग उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स, हेट और आइस का रिलेशन, हेट के एंटोनिम और सिनोनिम, देन यू आर डन, और कुछ पूछ ही नहीं सकता पोएट इसमें से, राइट। तो आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस बिल्कुल रेडी हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, राइमिंग स्कीम, चलो राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। क्या लिखा है, ट्वाइस, नो, डिस्ट्रक्शन, सफाइस। देखो ट्वाइस तो पहला ए हो गया, नेक्स्ट क्या है, नो, क्या अब नो और ट्वाइस का सेम साउंड है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन और ट्वाइस सेम साउंड है क्या, नहीं। डिस्ट्रक्शन और नो सेम साउंड है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू अल्फाबेट सी। नेक्स्ट सफाइस, सफाइस ट्वाइस, यानी ये पहले से ही रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया ए, यानी ए बी सी ए। अब इसको रट के नहीं जाना है, देखो ऊपर नीचे लाइंस कर सकते हैं बिल्कुल एग्जामिनर, हो सकता है ये वर्ड ट्वाइस वो वहां से बिगिन कर दें, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं आप रट के जाओ कि इसकी राइमिंग स्कीम ये है, बहुत ईजी है, जो भी दी होगी ना लाइंस वहीं पे राइमिंग स्कीम लिख देना, क्लियर, ऑल राइट। तो हमें हर एक क्वेश्चन पता है, अब हम रेडी हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे सॉल्व, राइट। सो व्हाट डज इट रेफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन, इट का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन का हमें ऑलरेडी पता है, इट का मतलब है वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वर्ल्ड होगा, जो ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ देखो पीपल, आइज, वर्ल्ड, फायर, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पेरिश, हमें पता है पेरिश मतलब एंड, ठीक है। तो जो भी वर्ड होगा जो पेरिश से रिलेटेड होगा अब हम यहाँ पे टिक कर देंगे। हो सकता है आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर पता हो तो आप और ज्यादा रेडी रहोगे, राइट। चलो देखते हैं, लिव फॉरएवर, लिव फॉरएवर हमेशा रहना भाई, जिंदा, और पेरिश मीन्स खत्म, तो ये तो ऑपोजिट हो गए, तो ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि जीवित रहेगा। तो ये वर्ड्स आपके पास कलेक्शन मिल रहा है, आपको नोट कर लेना चाहिए सारे वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवाइव, रिवाइव का मतलब क्या होता है, फिर से ठीक हो जाना किसी चीज से, राइट, रीलिव बोल सकते हो एक तरीके से। तो रिवाइव तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, पेरिश मतलब खत्म, तो यहाँ पर रिवाइव भी क्या हो गया, इसका ऑपोजिट। एंड फाइनली जो भी लेफ्ट है भैया आपका आंसर है विच इज डाई, क्लियर। तो पेरिश मतलब खत्म, डाई, क्लियर, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट डज आइज डज नॉट स्टैंड फॉर, बी वेरी केयरफुल, क्या बोला है, डज नॉट, स्टैंड फॉर नहीं बोला, यानी आपको क्या बताना है, जो भी आइज के वर्ड्स थे, कौन कौन से हेट्रेट्स,
कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनडिफरेंस, तो ये सारे वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड होगा जो इनका ऑपोजिट होगा, वही आंसर होगा, राइट? क्योंकि आइज किस वर्ड के लिए स्टैंड नहीं करता है वो पूछा गया है, ठीक है? पहला है हेट्रेड, भाई हेट्रेड तो है, आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, तो ये तो करेक्ट वर्ड हो गया इसके लिए, तो राइट नाउ दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लव, हेट्रेड का उल्टा क्या होता है? लव, यानी लव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लव क्या है? ऑपोजिट है व्हाट आई स्टैंड्स फॉर हेट। नेक्स्ट इज इनटॉलरेंस, तो हमने वर्ड देखे थे, राइट? वो 12 वर्ड्स, उसमें से एक वर्ड क्या था? इनटॉलरेंस, जो कि हमने कहाँ रखा था? कैटेगरी ऑफ आइज में, तो दिस इज व्हाट रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट कोल्डनेस इज अगेन द रॉन्ग आंसर। कोल्डनेस भी क्या है भाई? जो हमारा स्टोन हार्ट वाला बिहेवियर बताया, दैट इज व्हाट रिलेट्स टू आइज। क्लियर? तो ऑल राइट, नेक्स्ट अपना जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पर? लव, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन या पेरिश जो जाएगा वर्ल्ड, उसका कॉज क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द कॉज? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई कि आइज इज ऑल्सो सफाइज, आइज विल ऑल्सो सफाइज, राइट? यानी कि आइज भी सफिशिएंट है, बट इसके अलावा भी एक कारण था, वो क्या था? फायर। तो यहाँ सिर्फ आइज देख के मत लगा देना आंसर, क्योंकि आपको यहाँ ये नहीं पूछा कि वो क्या कॉज है, इन लाइन्स में वो बताओ। यहाँ लिखा है व्हाट वुड बी द कॉज, क्या हो सकता है, तो वुड बी यानी कि पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, फायर और आइज, तो दोनों आंसर में आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? फायर, आइज, ईदर आइज और फायर, नीदर आइज नॉर फायर। तो यहाँ पर क्या है? ईदर आइज और फायर, कि या तो आइज या फिर फायर, दोनों में से कोई भी एक चॉइस हाँ में। क्लियर? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई आइज की बात की, यहाँ कहीं पे भी फायर की बात नहीं हुई है, बट क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है कि व्हाट वुड बी द कॉज, ऐसा नहीं लिखा है कि व्हाट इज दैट कॉज विच वुड सफाइस, तो फिर आइज लिखते आप। यहाँ पर पूछे हैं दोनों जो भी हो सकते हैं कॉजेज उनके बारे में, तो फायर और आइज दोनों में से पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो इसका देखो आंसर तभी पता होगा जब आप इस स्टैंजा को देख के पोएम पहचानो और आपको मेन मीनिंग पता हो। क्लियर? ऑल राइट। नाउ देयर आर मोर क्वेश्चंस। अब ये देखो दोनों स्टैंजा पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने कर लिए। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस है क्वेश्चंस के जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? यानी फायर और आइस का कोई भी स्टैंजा देके आपसे पूछ सकते हैं कि इस स्टैंजा जो भी पोएम का है उसकी पोएट कौन है। तो हमें पता है भाई डस्ट ऑफ स्नो हो, फायर एंड आइस हो, दोनों के ही पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है? तो यहाँ देखो सिल्विया पाथ, W.B. ईट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न्स। तो यहाँ देखो रॉबर्ट में कंफ्यूज हो सकते थे, बट इफ यू आर क्लियर विथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट यू आर ऑल ओके। क्लियर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, why do some people say that the world will end in ice? यहाँ पे दो contradictory opinions है people के, right? public के, कि कुछ बोलते हैं फायर, कुछ बोलते हैं आइस वुड बी द रीजन फॉर द वर्ल्ड टू एंड। अब यहाँ पे पूछा है क्यों कुछ लोग मानते हैं कि आइज रीजन हो सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में प्यार बहुत बढ़ रहा है, लव इज इंक्रीजिंग फास्ट। तो क्या ये रीजन हो सकता है फॉर द वर्ल्ड टू एंड? नहीं। तो यहाँ लव क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा होता जो आइज से रिलेटेड होता तो हम बोलते ये ऑप्शन सही है, बट दिस इज व्हाट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आइज इंडिकेट्स। नेक्स्ट इज बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। किसकी बात हो रही है? हेट्रेड की, और यहाँ पे इंक्रीजिंग भी लिखा है। येस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आइज किसको भाई कन्वे करता है? हेट्रेड को, और हेट्रेड बढ़ रहा है यानी कि और चांसेस बढ़ते जा रहे हैं फॉर द वर्ल्ड टू एंड बिकॉज ऑफ आइस और हेट्रेड, यानी कि बी क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज ह्यूमैनिटी अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में इंसानियत बढ़ रही है, ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, तो वो तो अच्छी बात है, उसकी वजह से वाई वुड वर्ल्ड एंड, राइट? तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग ऑप्शन, एंड नन ऑफ द अबव इज अगेन रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी, की hatred among people is increasing fast. Done? All right. What is eyes a symbol of? Eyes क्या बताता भाई? जो हमें पता है वो है hate या hatred, right? और क्या पता है आपको? coldness, indifference, intolerance, रिजिडिटी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन में नया वर्ड मिल जाता तो हमारा कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है? देखते हैं। ह्यूमैनिटी नहीं भाई, ह्यूमैनिटी पॉजिटिव है, आइज डजंट स्टैंड फॉर एनीथिंग पॉजिटिव। नेक्स्ट इज लव, अगेन अ पॉजिटिव ट्रेट। डिजायर नहीं, डिजायर वाज फॉर फायर, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। एंड फाइनली हेट्रेड, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट,
What is fire a symbol of? Fire is symbol of desire, greed, selfishness, right? तो इनमें से कोई भी आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा वर्ड होगा. ये बस ध्यान रखो, जैसे ही कुछ नेगेटिव दिखता है ना तो आप उस पर फोकस करो. पॉजिटिव वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते, ना फायर के लिए ना आइस के लिए. ठीक है. फर्स्ट इज लव एंड न्यू डिजायर्स. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि लव क्या है, पॉजिटिव वर्ड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट, ग्रीड एंड एंडलेस डिजायर्स. ग्रीड भी क्या है भाई, यस फायर को इंडिकेट करता है, सेल्फिशनेस, और फिर लिखा है एंडलेस डिजायर्स, यानी जो डिजायर्स खत्म ही नहीं होते, बढ़ती जा रही है ख्वाहिश है. यस, दिस इज ऑल्सो व्हाट, नेगेटिव, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज लव एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू थिंग. अगेन लव इज व्हाट, अ पॉजिटिव थिंग, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन जो है क्या होता है भाई, जो एक बोलते हैं ना वॉर की सिचुएशन, एक अलग ही क्रांति बोलते हो जिसको हिंदी में, तो रेवोल्यूशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं की है, राइट? तो दिस कैन नॉट बी अ करेक्ट आंसर. यानी व्हाट इज द राइट आंसर, ग्रीड एंड एंडलेस डिजायर्स. क्लियर? ऑल राइट. Where has the poet used personification? अब आपको ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आप पर्सोनिफिकेशन समझो, राइट? तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एक लिविंग चीज या किसी लिविंग बीइंग का कोई ट्रेट, कोई पर्सनालिटी, कोई क्वालिटी किसी ऐसी चीज से कंपेयर करते हैं जो नॉन लिविंग होती है, राइट? ऐसा कह सकते हो कि दो ये जो डिविजन्स है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो यानी आप क्या कर रहे हो, पर्सोनिफाई कर रहे हो. ठीक है, यानी पर्सन को किसी थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे आप यूज करते हो पर्सोनिफिकेशन. जैसे यहां पर हमने क्या किया है, फायर को ह्यूमन डिजायर्स और आइस को ह्यूमन हेट्रेड से कंपेयर किया है. दिस मीन्स फायर और आइस है जो हमें पर्सोनिफिकेशन के रूप में यहाँ दिख रहे हैं. तो पर्सोनिफिकेशन कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है. जब आप कंपेयर करते हो कोई लिविंग ट्रेट को विद नॉन लिविंग ट्रेट, दैट इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ ऑप्शंस क्या हैं, फायर, आइस, अर्थ, बोथ 1 and 2, यानी बोथ फायर एंड आइस. तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. पूरी पोएम में दोनों फायर और आइस को पर्सोनिफाई किया है विद ह्यूमन डिजायर्स एंड ह्यूमन हेट्रेड रिस्पेक्टिवली. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज, फिर से आपको एक स्टैंजा दे दिया है, ठीक है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ऑलरेडी मीनिंग क्लियर है, डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम. अभी किया था बहुत इजीली. फायर फर्स्ट है तो ए हो जाएगा लेटर, फायर आइस सेम साउंड है कि डिफरेंट, डिफरेंट साउंड है, तो ये हो जाएगा न्यू अल्फाबेट. फिर है डिजायर, डिजायर इज सेम एज फायर, तो ये भी हो जाएगा ए, एंड अगेन फायर रिपीट हो रहा है तो अगेन ए. तो ए बी ए ए जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा. क्लियरली देखना, बहुत फोकस करके देखना, क्योंकि अल्फाबेट्स में वहां पे सब एक जैसा दिखता है, राइट? तो ट्रिपल ए नहीं है, ए बी होना चाहिए. ए ए ए बी ए बी. अब ए बी की बात क्या है, ए ए और एक में दिया है ए बी, तो क्या है ऑप्शन सी, ए बी ए ए इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट. व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ. पोएट जो है फायर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, डिजायर से, राइट? ग्रीडीनेस से, सेल्फिशनेस से, तो हमें पता है सारे वर्ड्स. चलो देखते हैं. हेट्रेड नहीं भाई, हेट्रेड तो आइस का कंपैरिजन है. डिजायर यस, हॉट नहीं भाई. बोथ 1 and 3, 1 की तो बात ही नहीं हुई, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिजायर. क्लियर? नेक्स्ट, द इनडिफरेंस, हेट्रेड एंड रिजिडिटी आर सिग्निफाइड बाय. देखो अगर यहाँ हेट्रेड नहीं दिया होता ना तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता, अगर आपने वो सारे 12 वर्ड्स ध्यान से नहीं पढ़े तो. ठीक है, तो सिर्फ इंडिफरेंस और रिजिडिटी की बात होती तो हम कंफ्यूज होते, बट यहाँ हेट्रेड गिवन है और हेट्रेड तो आइज है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आइज ही होंगे. और अगर देखना भी आइज क्यों है, तो आइज का मतलब क्या है भाई कि जो स्टोन हार्टेड पर्सन होता है, बिल्कुल अपने पे अड़ा रहता है कि मैं ही सही हूँ भले वो गलत हो, तो वो क्या है, आइज है. अब देखो रिजिडिटी मतलब क्या होता है, रिजिड, राइट? जिसको हिला नहीं सकते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर रिजिडिटी भी क्या है, आइज का एक एग्जाम्पल. नेक्स्ट, इनडिफरेंस. इनडिफरेंस यानी कि जो हम दूसरों के ओपिनियन से कभी भी वो नहीं होते, बोल सकते हो कि सहमत नहीं होते, अग्री नहीं करते हैं दूसरों के ओपिनियन से, यानी सिर्फ आई मी माई सेल्फ चलता है, वही क्या है, आइस का मतलब, राइट? यानी कि तीनों वर्ड्स जो है एक ही चीज बता रहे हैं, हेट्रेड, दूसरों के खिलाफ, इनसेंसिटिविटी, बिल्कुल दूसरों के ओपिनियंस नहीं समझना, एवरीथिंग सिग्निफाइज व्हाट, आइस. क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आइस. डन? ऑल राइट. So with this we come to an end of our topic.
एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर पोएम फायर एंड आइज। तो ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, बट देखो इससे ज्यादा लेवल बढ़ ही नहीं सकता इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चंस इजी है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है रिलेटेड विद द पोएम, ठीक है। तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सेप्ट जब तक आप सारे सिनोनिम्स और इंटोनिम्स इकट्ठे ना कर लो, जो भी वर्ड्स आपको पोएम में न्यू लगे हैं उसके। क्लियर? सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं जब भी आपको फायर एंड आइस का कोई स्टैंजा गिवन होगा। नाउ वी हैव टू सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके फायर और आइस पोएम से आ सकते हैं। क्लियर? सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।